नमस्कार, चैनल 24 प्लस के मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। वैसे तो आप सभी प्यारे दर्शक जानते हैं कि मैरी टॉक में हम आपकी सेहत के बारे में चर्चा करते हैं। आपकी सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो या उनके समाधान अगर आपको चाहिए तो आप इस शो को ज़रूर देखिए। ये शो सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, बहुत सारी सिचुएशंस बदलती हैं, हमारे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता है और हमारी दैनिक जीवनचर्या प्रभावित हो जाती है। या तो हम परिवर्तनों को गंभीरता से लें या फिर लापरवाही से, और ज़्यादातर हमारे स्वभाव के हिसाब से हम लापरवाह हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। तभी उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं। आज हम कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं जो लगती तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन अगर वो समस्याएं विकराल रूप ले ले आपके स्वास्थ्य के अनुरूप तो बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। आज उन सभी के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अंकित राठी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी मच, थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं अपने फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, और ख़ास तौर पर फेफड़ों में जो सिकुड़न नोटिस होती है या जो समस्या आती है वो क्या है, क्यों होती है, उसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, उसको लेकर हमारी क्या लापरवाही है, वो कैसे डायग्नोज होता है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में सर से बात करने वाले हैं। सर, एक बार फिर से आपका वार्मली वेलकम है। थैंक यू। और जैसा कि मैंने दर्शकों को भी बताया कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल दें। आज हम बात करने वाले हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। जी जी। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ऐसे सुनने में तो बहुत भारी बहुत भारी लगता है जी। पर उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ अपने दर्शकों को जी। तो ये एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसके अंदर फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, श्रिंकेज शुरू हो जाती है, या हम कॉमन भाषा में इसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस टर्म कोविड के बाद बहुत फेमस हो गया है क्योंकि कोविड ने फाइब्रोसिस को बहुत फेमस किया है। पर ये बिना कोविड के नॉर्मल फेफड़ों के सिकुड़ने की बीमारी है जिसको हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। इस बीमारी में मोस्टली क्या होता है कि इंटरस्टिशियल जो लंग्स का इंटरस्टिशियल पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है। इंटरस्टिशियम क्या होता है ये जानना जरूरी है ताकि हम ये बीमारी के बारे में जान सकें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जो फेफड़ों की सिकुड़न जिसके बारे में आपने बताया, ये अपने आप में एक बीमारी है या हमारी बुरी आदतों की वजह से कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं? नहीं, ये अपने आप में एक बीमारी है जी, है ना। कुछ हैबिट्स हैं जो इस बीमारी को जल्दी लेके आ सकती है या इस बीमारी पे प्रभाव डाल सकती है, जैसे स्मोकिंग हो गई या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। पर ये मुख्यतः आप को जान के हैरानी होगी कि 50-60% पेशेंट्स में इसका कोई कारण नहीं होता है। अच्छा, हाँ, तो यानी कोई स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी समस्या से ग्रसित हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली। तो इसका 50-60% हम जब पेशेंट्स को ऐसे इवैल्यूएट करते हैं तो 50-60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस बीमारी का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मैं आपको इंटरस्टिशियम के बारे में बता रहा था, तो लंग्स को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एयरवेज या कंडक्टिंग जो हमारे अपर्चर हो गया, जो कंडक्टिंग अपैरेटस है, इसमें हम जो हवा है वो हमारी अंदर बाहर जाती है फेफड़ों से। और दूसरा पार्ट होता है लंग पैरेन्काइमा, जिसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली होती है। ये जो बीमारी है ये मुख्य तौर पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली हो रही है, ये उस लंग पैरेन्काइमा लंग इंटरस्टिशियल जो एरिया है उसको इफेक्ट करती है। और वो झिल्ली बहुत पतली होती है ताकि ऑक्सीजन आराम से हमारी हवा से हमारी रक्त कोशिकाओं में जा सके। तो वो झिल्ली बहुत मोटी हो जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और इसके कारण शरीर में खून में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और उसके दुष्प्रभाव हमको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। जी, तो अच्छा, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? क्या लक्षण आते हैं एक व्यक्ति में जब हमें लगता है वो इस बीमारी से ग्रसित है? देखिए, मुख्यतः सबसे फर्स्ट जो हमको मिलेगा वो है कॉफ और डिस्निया। आसान शब्द में बताऊं तो ड्राई खांसी होगी, एकदम सूखी खांसी, जो कि ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय तक चले आ रही है और निरंतर चले आ रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, पर ठीक नहीं होती। और दूसरा मेजर सिम्टम होगा वो है डिस्निया, मतलब सांस फूलना। अच्छा, इनिशियली आप देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि कुछ तेजी से चलते हैं या फिर हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, एक फ्लोर ऊपर चढ़े तो सांस फूलने लग गया। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है और फिर आपको एक सिचुएशन ऐसी आती है कि रूटीन वर्क करने में भी सांस फूलने लग जाता है। तो ये मुख्य दो सिम्टम्स मैं बोलूँगा इस बीमारी के। साथ में अगर कुछ और
बीमारियां हैं जो इस बीमारी को उत्पन्न कर रही है, तो उनके सिम्टम्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, जैसे गंठिया जैसे बहुत कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या SLE या स्क्लेरोडर्मा, इस तरह की कोई बीमारियां हैं जो जैसे समझ लीजिए आँखों पे या फिर मुंह में इफेक्ट करती है, वो बीमारियां भी इस बीमारी को उत्पन्न कर सकती है शरीर में। अगर ये समस्या है तो क्या इसके लिए कोई एज निर्धारित है, मतलब बड़ों में ज़्यादा देखने को मिलती है, बच्चों में? यस, एब्सोल्युटली। यंग पेशेंट्स मोस्ट कॉमनली होते हैं। यंग मैं बोलूँगा 40 to 60 के बीच में, और प्राइमरीली 50-55 ईयर्स की एज है, इसमें ये इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बीमारी इस टाइम पे ज़्यादा डायग्नोज होती है, और हम डायग्नोज भी बहुत आसानी से अब आजकल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, वैसे कोई ऐसे फिजिकल अपीयरेंस में कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो व्यक्ति को लगे कि हाँ ये उस बीमारी के लक्षण हैं? फिजिकल अपीयरेंस में कुछ सिम्टम्स हम देख सकते हैं। एक मुख्य जो हम बोल सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है, उसको बोलते हैं हम क्लबिंग। क्लबिंग इस बीमारी में देखने और बहुत बीमारियों में मिलती है, पर इसमें मुख्यतः मिलती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा नाखून है, नाखून का जो नॉर्मल कर्वेचर है वो फूल जाता है, और नाखून ऐसा लगता है कि गोलाकार हो गए हैं, जैसे फूल गए हैं। अच्छा, ये बाहरी एक तरह का एक सिम्टम है। हाँ, तो हम जब पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं तो दो मुख्य चीज देखते हैं। एक क्लबिंग है जो कि बहुत कॉमनली, बहुत आसानी से, आप दूर बैठा है तभी भी उसके नोटिस हो सकती है, और दूसरा है हमारा जो स्टेथोस्कोप है, उससे हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं जब, तो अब हमको एक टिपिकल वेल्क्रो क्रैप्स बोलते हैं, जो एक इंस्पिरेटरी क्रैप्स होते हैं, जो हमको सांस की आवाज एक अजीब सी अलग सी सुनाई देती है। वो जो कहते हैं सीटी बजना या फिर खरखराहट जैसा। सीटी बजना अलग चीज हो गई, पर अंदर जो हमको है थोड़ी सी एक खड़खड़ाहट, जब भी हवा अंदर जाएगी तो जो बंद गैस एक्सचेंज के एल्वोलाई हैं वो खुलेंगे, और वो जब खुलते हैं तो उनकी आवाज मिलती है। वो क्रैप्स बोलते हैं, वो कॉमनली इसके साथ एसोसिएटेड। जी। जैसे आपने कहा कि 40 प्लस के बाद के अगर देखा जाए उसमें ज़्यादा केसेस आते हैं, अगर इसका ट्रीटमेंट भी होता है कि लॉन्ग टर्म, कितना वक्त का ट्रीटमेंट होता है इसका? इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। अच्छा। हाँ, ये आपकी बीमारी क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, तो ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। इस बीमारी को हम दवाई लेके इससे स्वस्थ हो सकते हैं, पर हमको हमारा ध्यान ज़रूर रखना है। इसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ILD एक बीमारी नहीं है। ILD 250 से 300 बीमारियों का एक समूह है। अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, आपकी कितनी सिवियरिटी है, उससे इसका इलाज निर्धारित होता है। और उसी से आपका प्रोग्नोसिस आता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, या आप कितना अच्छे से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे। तो हमको आगे बीमारी को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप तो होता है बीमारी का पता करना। इसमें हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स, पेशेंट्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में पेशेंट्स का एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टिगेशंस में इमेजिंग होती है, जैसे हम एक्सरे और CT स्कैन करवाते हैं। HRCT बोलते हैं, जो इस बीमारी के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। HRCT से इस बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है, और उसके बाद ये किस तरह की है, मैं बोलूँगा 60-70% में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह की है। जो मैंने बोला है 250-300 बीमारियों का समूह है, तो किस वैरायटी की है, ये वैरायटी पता लगाई जा सकती है HRCT से। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, PFT, जिसमें हम फेफड़ा कितना काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, फंक्शनैलिटी कितनी है, वो चीज़ पता करते हैं। उसके अलावा 6 मिनट वॉक टेस्ट, FOT, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, ताकि ये पता लगा सकें ये बीमारी है कि नहीं है तो कौन सी कैटेगरी की है और कितनी सीवियर है। जी। अच्छा, मेरा सवाल, आपने कहा कि इनकी वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी वेराइटीज़ आपको नोटिस होती है एज ए केसेस में? देखिए, वर्ल्ड ओवर जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो है UIP वैरायटी, जिसको हम IPF बोलते हैं, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मैंने पहले ही बताया था 50-60% पेशेंट्स में कारण पता नहीं चलता है, तो उसको हम IPF बोलते हैं। जो इडियोपैथिक शब्द है वो यही बताता है कि हमको इसका कारण नहीं पता। इडियोपैथिक शब्द का मतलब ही ये होता है। तो IPF बीमारी है ना, ये वर्ल्ड ओवर कॉमन है। मैं अगर अपने संभाग की बात करूं, जोधपुर में जैसे हमारे इधर भी कुछ स्टडीज हुई है, तो पता चला है कि इधर क्रोनिक HP करके एक बीमारी है ILD की, वो बहुत कॉमन है। और वो उसके लिए जो ट्रिगर फैक्टर होता है वो जनरली बर्ड्स, पिजन्स, जो हमारे पक्षी हैं, वो ट्रिगर फैक्टर होते हैं। तो हमारे शहर के अंदर ये क्रोनिक HP बीमारी बहुत मिलती है, जो एक ILD का ही वेरिएंट है। जी। अच्छा, अगर जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एक पेशेंट का,
तो घर की तरफ घर के मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है डाइट शेड्यूल को लेकर इस तरह के पेशेंट्स की, या फिर किस तरह ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये बीमारी आप एक स्पेशलिस्ट से ही ट्रीट करवाएं जी। मेरी एक आपसे क्लियर कट हिदायत होगी, क्योंकि स्पेशलिस्ट ही आपकी बीमारी की सीवियरिटी जान सकता है, बीमारी का क्लासिफिकेशन कर सकता है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट दे सकता है। ये इतनी सारी बीमारियों का समूह है, हर बीमारी का ट्रीटमेंट एक नहीं है। इसमें से कुछ बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट एक है, कुछ बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट अलग है। तो इसीलिए हर एक का कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है, तो आपको क्लासीफाई करना ज़रूरी है। इसलिए एक स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन की ओपिनियन लेनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है कि रेगुलर फॉलोअप इस बीमारी में रहना ज़रूरी है। जैसे आप बीपी के मरीज़ हैं या फिर शुगर के मरीज़ हैं, तो आप अपनी शुगर बीपी को कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं, अपने डॉक्टर से फॉलोअप पे रहते हैं। उसी तरह से ये भी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, तो रेगुलर फॉलोअप रखना ज़रूरी है और अपने आप को फिट एनर्जेटिक रखना ज़रूरी है। फिट एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन, गुड डाइट, न्यूट्रिशन, ये सब इस बीमारी के पार्ट्स हैं, फार्माकोथेरेपी के साथ में, मेडिसिन के साथ में। जी। अभी जो कोविड का वक्त चल रहा है और एक और स्ट्रेन आ रहा है, और जहां हम अपने लंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितना सेंसिटिव मैटर है कोविड और इस मैटर को लेकर? देखिए ये बहुत ही ओवरलैपिंग मैटर है और बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए क्योंकि कोविड भी लंग्स को इफेक्ट करता है जी, और आईएलडी भी लंग्स को इफेक्ट करती है। तो आप समझ लीजिए एक ऑर्गन पे डबल अटैक हो रहा है जी। और बहुत कॉमन ऐसा देखा गया है जिसमें हम पोस्ट कोविड जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत लंबा हॉस्पिटलाइजेशन रहा हो, लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहे हों, उनके फेफड़ों में ये सुकड़न पैदा हो जाती है, वो कोविड के कारण होती है। इसको हम पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। तो कोविड खुद अपने आप में एक तरह की आईएलडी कर देता है, ये वायरस जो है। तो ये इसलिए दोनों बीमारियां आपस में बहुत ओवरलैपिंग है, और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपको चाहे आईएलडी है चाहे नहीं है पर फॉलो तो करना ही है, और आईएलडी वाले पेशेंट्स को और भी ज़्यादा सख्ती से फॉलो करना है और अपने आप को इस पेंडेमिक में बचा के रखना है। अब जैसे कोविड को लेकर जो जनरल अवेयरनेस है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, सैनिटाइज यूज़ करना, और आईएलडी की जो पेशेंट है आप कह रहे हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट रखना चाहिए, तो ऐसी क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं? इन चीज़ों के अलावा कुछ है जो प्रिकॉशंस उनको फॉलो करने चाहिए? एक तो बाहर निकलने से बचना चाहिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोज होने देंगे उतने आपके चांसेस रहेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को जनरली वो अपना जो भी वर्क है वो होम के इर्द गिर्द ही कर लें, और अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अनजान लोगों से ज़्यादा मुलाकात ना करें। रेगुलर फॉलोअप पे रहें डॉक्टर्स से। अब आजकल रेगुलर फॉलोअप पे फिजिकल फॉलोअप होना ज़रूरी नहीं है, आजकल टेली कंसल्टेशन भी बहुत कॉमन है। तो आप अपनी बीमारी का उस तरह से भी डॉक्टर से इलाज ले सकते हैं और टेली कंसल्टेशन से रहें। प्लस डाइट, न्यूट्रिशन, जैसा मैंने बताया, आईएलडी के जो पेशेंट्स हैं उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। आपको बड़ा मील कभी नहीं लेना है, और सोने से 2-3 घंटे पहले मील नहीं लेना है। छोटे छोटे मील होने चाहिए पूरे दिन भर में, स्कैटर्ड, और कुछ टाइम पे होने चाहिए, ताकि आपको जो आपकी एनर्जी है वो मिलती रहे, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर इस बीमारी में ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सांस पे जोर पड़ रहा है इसीलिए। और थोड़ा सा सोडियम कम लें, जैसे सॉल्ट कम लें, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फैट्स, और इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा लें, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहे जी। अच्छा सर, आईएलडी के जो पेशेंट्स हैं, और हम जब बात करें, आपने कहा कि उनको घर से बाहर कम निकलना चाहिए, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन, तो क्या ये बेड पे रहने वाले पेशेंट्स ही होते हैं, या ये दे कैन डू देयर वर्क? नहीं, दे कैन डू देयर वर्क बहुत आसानी से। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सीरियस होने पर ही वो बेड रेस्ट पे रहते हैं? यस, एब्सोल्युटली। बहुत सीरियस होने पे, जब एडवांस्ड बीमारी होती है तभी बेड रेस्ट या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जी। इसीलिए इस बीमारी में हम एम्फसाइज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट पे। जितना जल्दी हम इस बीमारी को डायग्नोस कर पाएंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, और उतनी ही आपकी जो बीमारी की एडवांसमेंट होने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को हॉल्ट किया जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट से। और ये जो पेशेंट्स हैं आराम से अपना सारा काम भी कर सकते हैं, और अपनी दवाइयाँ बराबर लेके अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। अच्छा, हर घर में एक डॉक्टर है, ये वाकई में है कि हम लोगों को ये आदत है कि हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन भी दवाइयाँ ले लेते हैं, और मेडिकल से मिल भी जाती है, या फिर दूसरा एक ही प्रिस्क्रिप्शन को बार बार रिपीट करके दवाई लेना, ये भी हमारी बहुत बुरी आदत होती है। क्या इनका कुछ साइड इफेक्ट्स पड़ता है? एब्सोल्युटली। देखिए, बीमारी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में अपन को जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के अपन चीज़ ले रहे हैं तो
आप समझ लीजिए इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, कभी आपके लिए अच्छा काम करेगी, कभी आपके लिए बुरा काम भी कर सकती है जी। तो इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में अगर आपकी पुरानी कोई दवाइयाँ चल रही है या फिर कोई बीमारी है तो उसका इंटरेक्शन किस तरह से होगा आपको नहीं पता है, इसीलिए किसी न किसी एक्सपर्ट की परामर्श से ही कुछ लें अपने लिए। मतलब ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेना नॉट मस्ट, सो इस बात का हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें। अच्छा, मेरा थोड़ा सा साधारण से सवाल है जो मुझे लगता है मुझे पूछने चाहिए जब आप यहाँ पर आए हैं। खांसी जुकाम ये अभी मौसम का माहौल है, ऐसी क्या चीज़ें जिनका घर पे हम यूज़ करके इन चीज़ों से थोड़ा सा बच सकते हैं? कॉफ़ की प्रॉब्लम हो गई या सीने में जकड़न हो गई, मौसम के हिसाब से भी। देखिए, एक तो स्टीम जो अपन बहुत कॉमनली एडवोकेट करते हैं, स्टीम इनहेलेशन एक अच्छा साधन है जिसमें जो एयरवेज हैं वो ह्यूमिडिफाई हो जाते हैं और उसके कारण जो थोड़ा बहुत कफ है वो आराम से आप एक्सपेक्टोरेट आउट कर पाते हो। दूसरा है आजकल लोग घर में काढ़ा और ये सब चीज़ें बहुत लेते हैं तो इनसे भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। एक होम इंग्रेडिएंट जो हर घर में पाया जाता है वो है हल्दी जी। वो बहुत ही अच्छा है और एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी है, साथ में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है उसके अंदर, तो आपके इस तरह के इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का वो बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है। और उसके अलावा गागल्स करना, चाहे बिटाडीन के चाहे गर्म पानी में नमक डाल के गागल्स करना, तो इस तरह से अपन अपना ध्यान रख सकते हैं। आपने कहा कि स्टीम लेना, तो स्टीम क्या सादा पानी या फिर उसमें कुछ मेडिसिन इन्वॉल्व कर जनरली आप सादे पानी से भी ले सकते हैं या फिर आप कुछ विक्स या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सादे पानी से स्टीम लेना भी मोर देन सफिशिएंट है जी। आपने कहा कि ILD एक ऐसा डिजीज है कि किसको हो जाए उसका कोई क्लेरिफाई हमारे पास जवाब नहीं है। क्या इज इट फ्रॉम हेरिडिटी अनुवंशिक हो सकता है? हेरिडिटरी बहुत कम है, हेरिडिटरी लेस देन 1% पेशेंट्स में हेरिडिटरी से होता है। तो और दूसरे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ILD के क्लासिफिकेशन में बता सकते हैं। अच्छा। जैसे मैंने बोला है 50 से 60% जिसमें हमको कारण नहीं पता है, बाकी जो परसेंटेज है उनमें हमको कारण पता है या कारण हम पता लगा पाते हैं। उनमें क्या क्या कारण है कॉमनली, तो सबसे पहले है जो ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ में बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है। गंठिया हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, स्क्लेरोडर्मा, इस तरह की जो बीमारियां हैं रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस उनके अंदर होता है। सेकंड मैं पॉइंट डालूंगा कुछ ड्रग्स हैं, जो कुछ दवाइयां हैं जो कि ILD कर सकती है, नाइट्रोफुरेंटोइन, एमिडोरॉन या जो कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं वो, तो ये भी ILD कर सकती है। मैं उसके बाद बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं जो ILD कर सकती है खुद, जैसे मैंने रूमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में बताया। उसके अलावा कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो कि अगर लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहे तो वो ILD या फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस कर सकते हैं। जोधपुर में फॉर एग्जांपल बर्ड्स, ये बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है जो कि एक ILD कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे अर्बन और रूरल एरियाज में जो फार्मर्स हैं, रूरल एरिया में फार्मर्स जो चारा या करते हैं, चारा पड़ा रहता है उसके अंदर फंगस ग्रो करती है, वो ILD कर सकती है। तो इसके बहुत सारे जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पोल्यूशन एरियाज, एब्सोल्युटली ऑक्यूपेशनल ILD भी बहुत कॉमन है, जिसके अंदर हमारे स्टोन वर्कर्स हो गए या कोल वर्कर्स हो गए या एस्बेस्टस फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये सब भी ILDs कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप है जी। अच्छा, ILD का संक्रमण अगर शरीर में फैल गया और आपने जो उनके समाधान बताए वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ILD का ट्रीटमेंट आप कहना है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो यहाँ पे तो फिर ध्यान रखने लायक बात ये है कि आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे शुरू करें। तो शुरुआती ऐसे क्या सिम्टम जो आपने बताया, उसके अलावा क्या और कोई ऐसे सिम्टम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम या ऐसा कोई सिम्टम है जिसकी वजह से उनको आना ही चाहिए डॉक्टर के पास? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा सांस फूलना या फिर हल्की फुल्की खांसी होना बहुत कॉमन सिम्टम है। तो अगर हल्की फुल्की खांसी जो ठीक नहीं हो पा रही ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिम्टम्स हैं, क्योंकि ILD ऐसी बीमारी है जो जा नहीं सकती आपकी बॉडी से जब तक आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले, तो इसीलिए अगर खांसी जुकाम है तो वो देर सवेर ठीक हो ही जाएगा। पर अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, खांसी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको एक एक्सपर्ट से मिलकर देखना चाहिए कि क्या ये बीमारी तो नहीं हो रही है, तो वही आपको इस बारे में सलाह दे पाए जी। अब मेरा एक सवाल, अभी कोविड, ओमिक्रॉन, इनको लेकर जो वेरिएंट्स को लेकर जो बातें हो रही हैं, तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में ये भी समझा दें कि कहीं ना कहीं ये लंग से जुड़ी ही एक डिजीज है,
तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसके ओमिक्रॉन एक कोविड वायरस का ही वेरिएंट है जी इससे पहला जो सेकेंड वेव था उसमें प्रीडोमिनेंट वेरिएंट डेल्टा था जी जो कि बहुत खतरनाक था। वो डायरेक्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो अपना ऊपर का हिस्सा है रेस्पिरेशन का उसको बाईपास करके लंग्स में जाके निमोनिया कर देता था। निमोनाइटिस बहुत कॉमन थी और उसके कारण डेथ्स भी बहुत हुई और अफरा तफरी भी बहुत बिल्कुल जी। थर्ड वेव में हमको ओमिक्रॉन प्रीडोमिनेंट वेरिएंट देखने को मिल रहा है और इसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया है। ओमिक्रॉन की एक अच्छी बात है कि ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक अभी तक सीमित मिला है जी। इसने कॉमनली निमोनिया नहीं किया है। तो ये खांसी जुकाम की तरह आता है जिसमें आपको खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द ये सारे सिम्टम्स रहते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर आप ठीक हो जाते हैं। तो देखा जाए तो डेल्टा से बहुत कम खतरनाक है अभी। अच्छा, इसमें डेथ केसेस का ज़्यादा काउंट नहीं है मतलब? एब्सोल्युटली इसमें डेथ केसेस हॉस्पिटलाइजेशंस आईसीयू एडमिशन सबके अंदर बहुत भारी कमी आई है। ये एक बहुत राहत की सांस है जी। बहुत अच्छी बात है। पर हमको ये समझ के बिल्कुल भी हमारी जो एहतियात है वो नहीं छोड़ने हैं। हमको हमारे सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना है। अभी वैक्सीनेशन को लेकर इतना कोशिश चल रहा है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए उतना अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो वैक्सीनेशन को एक तरह से सीरियस नहीं ले रहे, अवेयर नहीं उसके, उसे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए कोविड बीमारी ऐसी पेंडेमिक बीमारी है जो 100 साल में एक बार आती है जी। और हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा रिसर्च करके इतनी जल्दी हमारे लिए वैक्सीन अवेलेबल करवाई है जी। तो हमको उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। और ये डाटा भी अभी आ रहा है बाहर के देशों से भी और इंडिया से भी डाटा आया है कि जिन्होंने भी डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन ले ली है ओमिक्रॉन कभी उनके लिए सीरियस नहीं हुआ है और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया है ओमिक्रॉन के अगर संक्रमण से थोड़ा भी सीरियसनेस आ रही है तो वो उन पेशेंट्स में ही आ रही है। तो ये डाटा आपको खुद समझा सकता है कि आपको वैक्सीनेशन 100% लेना ही चाहिए जी। अच्छा, वैक्सीनेशन का एक है कि फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज, ऐसा भी सुनने में आया कि कभी कभी 2 से ज़्यादा डोज लोगों ने लगवाई है, बाय वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या मिसकम्युनिकेशन की वजह से, तो वो हार्म करता है या फिर नुकसान कहीं फायदा ही देगा? ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि वो हार्म करता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रिकॉशनरी डोज थर्ड डोज जो है जिसको अपन प्रिकॉशनरी डोज बोलते हैं वो लगवा रहे हैं। हाँ जी। और ईरान में तो अब 4th डोज लगाने की तैयारी है, 4th डोज चल रही है वहाँ पे। तो ये बात है कि जब आपकी बॉडी की एंटीबॉडी लेवल्स इम्यूनिटी लेवल्स कम हो रहे हैं इस बीमारी के लिए तब आपके वैक्सीन का उपयोग है। उस समय वैक्सीन आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि आफ्टर वैक्सीनेशन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये वाकई में उनका ही साइड इफेक्ट है? देखिए वैक्सीन के कारण थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं है ना, पर ये नेग्लिजिबल हैं। आपका जब हमने ऐसे भी बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोविड का संक्रमण हुआ है, उनके लिए ये बाल झड़ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत महीनों तक वो चीज़ ठीक नहीं हो पाई। तो ये माइनर इफेक्ट्स हैं जो थोड़े बहुत हो सकते हैं और वो टाइम रहते धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं, पर ये कोई पहलू नहीं हो सकता है वैक्सीन नहीं लेने के लिए जी। अगर किसी को एक बार कोविड हो गया तो क्या उसे दूसरी बार कोविड होने के चांसेस हैं? एब्सोल्युटली 100% है ना। कोविड जो अलग अलग वेरिएंट्स हो रहे हैं आपको हमेशा कोविड हो सकता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अब थर्ड वेव चल रही है, थर्ड वेव में तीसरी बार कोविड हुआ है। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस बीमारी से एक बार निकल गए तो ये बीमारी दूसरी बार नहीं होगी जी। है ना। पर यह है कि जितनी बार आपको ये बीमारी हो रही है आपके अंदर कुछ एंटीबॉडीज बना के जा रही है तो आपको और ज़्यादा सुरक्षित कर रही है जी। अच्छा, कोविड के सिम्टम्स के बाद जब एक पेशेंट कोविड से निकल जाता है उसके बाद जो आफ्टर दैट जो सिम्टम्स आते हैं पोस्ट कोविड के, वो कितना खतरनाक है या फिर कितना नुकसान पहुंचाते हैं या उनका असर कब तक रहता है? ये सब डिपेंड करता है कोविड की सीवियरिटी पे। अच्छा। हमने सेकेंड वेव में इस तरह के पोस्ट कोविड पेशेंट्स बहुत देखे हैं जी। और उनके लिए बहुत सारी नई नई बीमारियां उनके अंदर हमने देखी है जो हमने सामान्यतः इतनी कॉमनली नहीं देखते थे। फंगल इन्फेक्शंस जैसे एस्परजिलस कैंडिडा, फंगल इन्फेक्शंस इतने कॉमन हो गए थे पोस्ट कोविड जो कि सामान्यतः नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में कभी देखने को मिलते भी नहीं है। तो ये अब जो वायरस है ये वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, ये म्यूटेंट वायरस है जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ इस तरह खेलता है कि ऐसे बीमारियां जो कभी आपको नहीं लग सकती थी वो ऐसी बीमारियां भी लग जाती हैं। दूसरी चीज़ है जो ब्लड क्लॉट्स हैं। पोस्ट कोविड में हमने ब्लड क्लॉट्स भी बहुत देखे हैं, जो आपकी बॉडी की क्लॉटिंग प्रणाली है वो भी बिगड़ जाती है। इसके कारण आपके जगह जगह शरीर में ब्लड क्लॉट्स, मुख्यतः लंग्स में ब्लड क्लॉट्स मिल जाते हैं जिसके कारण आपको अलग परेशानियां
पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं, हार्ट कार्डियक कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत कॉमनली देखने को मिली है। प्लस एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम मतलब ऐसा मरीज जो कि काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रह के और हॉस्पिटल से निकला है, तो उनके लंग्स में ये जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऑक्सीजन बाउंड हो जाता है जी। कि उसको घर पे भी ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन चलती है। तो वो भी एक तरह का फाइब्रोसिस ही है और लंग्स में फाइब्रोसिस होके ये पोस्ट कोविड लॉन्ग सिंड्रोम बन जाता है। अच्छा, जो शुगर पेशेंट्स हैं या फिर हाई बीपी पेशेंट्स हैं, अगर उनको आईएलडी की बीमारी हो या उस दौरान ही उन्हें वो बीमारी लग जाए तो फिर क्या समस्याएं आती हैं, और ऐसे पेशेंट को जिनका हाई बीपी और शुगर का प्रॉब्लम है वो कैसे इस बीमारी के साथ सामंजस्य बैठा के अपने रूटीन को ले सकते हैं? देखिए, शुगर पेशेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा कि शुगर पेशेंट्स के लिए बीमारी थोड़ी सी मुश्किलात लेके आती है, क्योंकि इस बीमारी में जो मेन दवाइयाँ अपन देते हैं वो स्टीरॉइड्स हैं। ओके। और स्टीरॉइड्स हैं वो शुगर और बीपी का, शुगर को बढ़ाती है, बीपी को भी बढ़ा सकती है। जी जी। तो उनका शुगर कंट्रोल थोड़ा सा अनियंत्रित हो जाता है जी। तो इसीलिए अगर आईएलडी है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर शुगर कंट्रोल नहीं है, तो हम स्टेरॉइड्स का कुछ अल्टरनेटिव भी उनके अंदर शुरू करते हैं जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं जी। तो हम स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के बीच में तालमेल बिठा के और पेशेंट की ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर इनके अंदर अगर शुगर और बीपी के मरीज हैं तो इनके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस भी बहुत बढ़ जाता है, जिसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है जी। आईएलडी से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए ऐसे क्या संदेश है जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, बचाव तो इससे, इस बीमारी से मुश्किल है क्योंकि कुछ ही फैक्टर्स हैं जो हमको पता है। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनसे ये बीमारी होती है, कुछ ट्रिगर फैक्टर्स जो हमको पता है जिनसे ये बीमारी होती है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां पहले से बीमारियां जैसे कोई रूमेटोलॉजिकल डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, जिनसे ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये बीमारियां हैं तो आप इस चीज़ के बारे में रेगुलरली चेकअप कराएं कि आईएलडी डेवलप तो नहीं हो रही है। और कुछ ऐसे इंस्टेंस है जब कोई नोन फैक्टर नहीं है जो आईएलडी कर रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि बचाव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस बीमारी में, क्योंकि 60% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमको नहीं पता कि ये बीमारी क्यों आई है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द की इन मैनेजिंग दीज पेशेंट्स, कि वो आगे इस स्तर पे ना पहुँचे कि उनको कंटिन्यूसली घर पे ऑक्सीजन लेना पड़े या फिर कोई मशीन का सहारा लेना पड़े या फिर कोई लंग ट्रांसप्लांटेशन जैसी आगे ऐसी कंडीशन में भी। अच्छा, आपके कहने का मतलब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी होती कि लंग्स ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है? एब्सोल्युटली। देखिए, आईएलडी में आईपीएफ वेरिएंट है जो इडियोपैथिक वेरिएंट है, वो रुकता नहीं है, प्रोग्रेसिव है, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है और धीरे धीरे बढ़ता है। इसको रोकने के लिए हम एंटीफाइब्रोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अभी मार्केट में अब कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है, परफिनोडोन और निंडेटिनिब, ये 2 दवाइयाँ हैं। पर ये दवाइयाँ भी देखा गया है कि ये आपकी बीमारी को बढ़ने की गति को कम कर सकती है पर बीमारी को रोक नहीं सकती है जी। तो ये बीमारी है जो रुकती नहीं है, इसकी गति को कम किया जा सकता है और पर अपनी पेस से धीरे धीरे चलती रहती है। और एक सिचुएशन जब ऐसी आती है जब पेशेंट को ऑक्सीजन भी चल रहा है तो भी वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर हमको उस पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेफर करना पड़ता है। अच्छा, जो आपने कहा कि कुछ लोगों के काम जैसे फैक्ट्रीज में या फिर चारे और भूस के जो काम करते हैं, महिलाएं घर में चूल्हा जलाती हैं या फिर जब कमरों में कॉइल्स लगाकर हम लोग सोते हैं, ये भी क्या इन चीज़ों को बढ़ावा देती है? स्मोक एक नॉन रिस्क फैक्टर है जो कि डीआईपी या आरबीआईएलडी, ये एक अलग वेराइटीज ऑफ आईएलडी हैं, ये कॉज कर सकती है। तो स्मोक से इस प्रकार की आईएलडीज हो सकती है। पर अगर इस तरह की जो महिलाएं हैं जो चूल्हा और जला रही हैं या इस तरह से स्मोक एक्सपोजर हो रहा है तो उनके अंदर सीओपीडी ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो देखी गई है। वो आईएलडी से एक जुदा बीमारी है। जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज उसमें मतलब आईएलडी के सिम्टम नहीं होंगे, उसमें सीओपीडी के सिम्टम ज़्यादा कॉमनली मिलेंगे। जी। और ऐसी क्या चीज़ें जिनसे आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं कि हम इन कॉम्प्लिकेशन पे आए नहीं और आपसे दूरी बनी रहे? मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योगा जी, जिसमें हम अलोम विलोम या प्राणायाम जो भी करते हैं, जिसमें एक्सेल इनहेल जिसमें कर सके आप। यस, एब्सोल्युटली, जिसमें हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं जी। फ्रेश एयर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंडोर्स में ही मत रहिए, कभी गार्डन्स, पार्क्स,
या फिर फ्रेश एयर, किसी भी सूरत में फ्रेश एयर रहे। जी। पोल्यूशन से बचें, पोल्यूशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया है आजकल, जो कि आपको ना पहचान में आते हुए भी, जो भी जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, आप इतना धुआं अंदर ले लेते हैं। जी। और अभी तो सर वैसे मास्क लगाने का इतना ट्रेंड चल रहा है, अगर देखिए जाए कोविड की वजह से चलो हम मास्क भी लगा रहे हैं, तो पोल्यूशन से कितनी अच्छी तरह बचा जा सकता है, नहीं? पोल्यूशन से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है, बस हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमको जीने के लिए 3 चीज़ों की मुख्य ज़रूरत पड़ती है जी। खाना, पानी और हवा। जी। है ना? तो खाना है, हम दिन भर में 24 घंटे में 2-3 किलो मैक्सिमम खा सकते हैं। बिल्कुल। पानी है जो हम 4-5 लीटर पी लेते हैं 24 घंटे में। हवा है, आप मानेंगे नहीं, 10,000 लीटर्स ऑफ एयर गो इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी इन 24 आवर्स। 10,000 लीटर एयर हम आदान प्रदान कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर। जी। और उतना ही खून हमारे शरीर का लंग्स के अंदर घूम रहा है। 10,000 लीटर ऑफ ब्लड इज सर्कुलेटिंग इनसाइड आवर लंग्स इन 24 आवर्स। जी। तो हवा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी स्वस्थ लाइफ के लिए। जी। मैं आज जो डिटेल में हमने बात की है, मुझे लगता है दर्शकों को ये बात समझ आएगी कि लंग्स की सिकुड़न की जो बीमारी है उस पर लापरवाह न रहें। अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आते हैं तो यू शुड गो टू डॉक्टर और उसका प्रिस्क्रिप्शन कराएं। सर, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट में मैं फिर एक बार चाहूँगी कि एक मूल मंत्र ज़रूर दें आप हमारे पूरे दर्शकों को कि आप अपनी बॉडी को किस तरह केयर कर सकते हैं और किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए, हेल्दी डाइट जी, स्ट्रेसफुल लिविंग जी, एंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ आप समावेश करेंगे तो फिर आप अच्छे से जी सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड काल में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि साइकेट्रिक इलनेसेस भी इसके कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी सर, स्टूडियो में आप आए और डिटेल में आपने ILD के बारे में इतनी डिटेल में बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ थे डॉक्टर अंकित राठी। उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की कि लंग्स की जो बीमारी है, सिकुड़न, लंग्स की जो सिकुड़न है उसे लेकर बिल्कुल लापरवाह ना रहे। ये छोटी छोटी बीमारियां कब अपना बड़ा रूप धारण करके आपकी ज़िंदगी में खतरा ला सकती है, इस बात पे सोचने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी हम ये शो लेकर हर सप्ताह आपके सामने आते हैं, और ख़ास तौर पे उन डॉक्टर्स को लेकर आते हैं जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है, और वो आपको जो भी सलाह या मशवरा देते हैं बेहद सोच समझ कर देते हैं, आपको अपना समझ कर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक नए डॉक्टर, नए विषय के साथ आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा फिर हो जाएगी हाजिर। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।